नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, कल हम लोगों ने संज्ञाओं के विषय में अध्ययन किया था। तो सोचा तो हमने ये था कि आज हम उन संज्ञाओं के प्रकरण को पूरा करेंगे, किंतु परसों आपकी 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा है, तो इसलिए हम संज्ञाओं के प्रकरण को पूरा न करते हुए आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखती हूँ, जिनकी अधिक से अधिक उम्मीद है कि हो सकता है उनमें से काफी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको मिल जाए। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से अधिक प्रश्नों की उम्मीद है कि वो आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिले। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न है वो है प्रत्याहार। तो मित्रों, प्रत्याहार अर्थात प्रत्याहार कितने होते हैं? संस्कृत में प्रत्याहार कितने हैं या प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो हम इसको लिखते हैं प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों, प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई गई है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 42 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वो होता है कि सुप, जो हमारा सुप प्रत्याहार है, उस सुप में कितने प्रत्यय होते हैं? या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि सुपों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाता है 21। जो हमारे सुप है उनकी मात्रा संख्या 21 होती है। अगला हम देखते हैं कि तिंग प्रत्यय की संख्या है। तो मित्रों, जैसे कि सुप प्रत्यय होता है उसमें 21 सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं, उसी प्रकार तिंग जो प्रत्याहार होता है उसमें प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। तो अगला हम देखते हैं जो हमारे गण होते हैं, भू इत्यादि जो हमारी धातुएं हैं उनके जो गण हैं उन गणों को कितने भागों में बांटा गया, अर्थात जो हमारे गण हैं उन गणों की संख्या है। जो हमारे गण है उन गणों की संख्या है। तो मित्रों, हमारे जो गण हैं उनकी संख्या 10 होती है। भू इत्यादि जो हमारे गण है उनकी संख्या 10 है। अगला हम देखते हैं मित्रों कि संस्कृत में कारकों की संख्या, संस्कृत में कारकों की संख्या है। तो जैसा कि मित्रों आप सभी ने पढ़ा है कि जो हिंदी होती है, हमारी हिंदी विषय में कारकों की संख्या 8 होती है, किंतु जो हमारी संस्कृत भाषा है, जो हमारी संस्कृत है, उस संस्कृत में कारकों की संख्या को 6 माना गया है। तो मित्रों, एक बार हम इसको भी जान लेते हैं कि जो हमारे कारक है 6 है, वो कौन कौन से कारक है मित्रों। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक बार, जिससे कि आप सभी को इसके विषय में ध्यान रहेगा। तो पहला जो हमारा कारक है वो है कर्ता, द्वितीय है कर्म, तृतीय है करण, चतुर्थ है संप्रदान, पंचम है अपादान, और जो हमारा षष्ठ कारक है वो है अधिकरण। अर्थात मित्रों, जो हमारे कारकों की संख्या 6 है वो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, तथा अंतिम जो है वो है हमारा अधिकरण। तो हमारे संस्कृत में 6 कारक हैं और वो 6 कारक आपके सम्मुख मैंने लिख दिए हैं, जिससे कि आप सरलता से, यदि इनमें से कोई पूछा जाता है, हो सकता है कि आपके प्रश्न में इनमें से कोई 3
कारक दे दिए जाए और एक जो हमारा संबंध होता है षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह, उसको कारक के अंतर्गत रखकर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कारक, कौन सा ऐसा है जो कारकों में नहीं आता है, तो आपको यदि ये 6 याद रहेंगे तो आप सरलता से संबंध को कारक नहीं माना गया है इस चीज का आंसर दे सकते हैं। तो अगला जो है प्रश्न वो हम देखते हैं कि अव्ययी भाव जो समास है हमारा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। सर्वप्रथम तो इसका जो अन्य नाम है उस अन्य नाम को हम क्या कहते हैं, अर्थात अव्ययी भाव समास को हम अन्य दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अव्ययी भाव समास होता है वो नित्य नपुंसक लिंग में होता है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है, इसलिए हम अव्ययी भाव समास का द्वितीय नाम जो है वो नित्य समास भी जानते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास या नित्य समास एक ही होता है। साथ ही अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि पूर्व पद प्रधानः, पूर्व पद प्रधान, आपके सम्मुख लिखती हूं मैं, पूर्व पद प्रधानः, अर्थात पूर्व पद प्रधान वाला ऐसा कौन सा समास है, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि जो हमारा पूर्व पद प्रधान समास है वो है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। क्योंकि मित्रों जो हमारा अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और उस समास के अंतर्गत उसी पद की प्रमुखता होती है, इसीलिए अव्ययी समास को पूर्व पद प्रधान कहा जाता है और ये नित्य नपुंसक लिंग में बनता है, इसलिए इसको नित्य समास के नाम से भी जानते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है हम उसको देखते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तो मित्रों जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, किंतु आप अगर इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर देते हैं या उत्तर लगाते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि जो तत्पुरुष समास है उसके मुख्य 2 भेद होते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं। अब उसको हम जानते हैं कौन कौन से हैं। प्रथम जो होता है हमारा वो होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तथा जो दूसरा है वो हमारा होता है व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो मित्रों हमने जाना कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, प्रथम समानाधिकरण तत्पुरुष समास तथा द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास के दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं उसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जिसका भेद हम कर्मधारय समास को जानते हैं। अर्थात जो हमारा कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही भेद होता है और जो हमारा द्विगु समास द्वंद्व समास होता है वो भी हमारा तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। किंतु यदि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं तो मित्रों जो हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं, जो कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्रों आपने समझा कि जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद होते हैं, किंतु जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उसके 6 भेद होते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगला सूत्र हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है अकथितम, अकथितम च, जो हमारा द्वितीय विभक्ति का सूत्र है इसमें कुल कितनी धातुओं का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा मित्रों कि जो हमारा अकथितम च है उसमें 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं, 16 द्विकर्मक धातुएं, द्विकर्मक धातुएं। अब इसको भी मित्रों एक बार हम देख लेते हैं कि वो 16 द्विकर्मक धातुएं हमारी
कौन कौन सी है। तो हम इसको यहां लिख देते हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, नी, ह्र, मथ, मुष, क्रस और वह। आपने देखा मित्रों, ये हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हो गई हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, नी, ह्र, मथ, मुस, क्रस, क्रस सॉरी यहाँ क्रस है, क्रस और वह। ये हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि आपको एक प्रश्न लिख के देता है कि इनमें से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है, और नीचे आपके लिख देता है मथ, प्रच्छ, क्रि और ब्रू। तो मित्रों, यदि आप इन 16 द्विकर्मक धातुओं को जानते रहेंगे तो आप सरलता से इसमें आंसर दे सकते हैं कि जो हमारी क्रि धातु है वो हमारी द्विकर्मक धातुओं के अंतर्गत नहीं आती है। और इसमें जो हमारा प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है। तो आप इन धातुओं को एक बार पुनः मेरे साथ दोहरा लीजिए। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, नी, ह्र, मथ, मुस, क्रस और वह। ये हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, अगला प्रश्न जो है हमारा कि आधार कितने प्रकार का होता है? तो मित्रों, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा 3। अब हम वो भी जान लेते हैं कि ये 3 आधार हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहला है औपश्लेषिक आधार। दूसरा हमारा वैश्विक आधार। और जो तीसरा है हमारा वो है अभिव्यापक आधार। तो मित्रों, हम लोगों ने ये जाना कि आधार कितने प्रकार का होता है। तो आधार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? औपश्लेषिक है, वैश्विक है, अभिव्यापक है। अब इनके हम जो उदाहरण है उनको भी एक बार जान लेते हैं मित्रों। तो जैसे जो हमारा कटे, आस्ते जो और स्थाल्याम पद्धति जो एग्जाम्पल है वो हमारे औपश्लेषिक आधार के ही उदाहरण होते हैं। और जैसे कि मोक्षे इच्छा अस्ति या अहम व्याकरणे रुचि अस्ति, तो उसमें वैश्विक आधार हो जाता है। किंतु जब हम कहते हैं कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति या तिलेषु तैलम, तो उसमें अभिव्यापक आधार हो जाता है। और मित्रों, 2 प्रश्न हम और देखते हैं जल्दी जल्दी से। जो हमारी वृद्धि संधि है, इसके सूत्र को और गुण संधि के सूत्र को भी जान लेते हैं। गुण संधि के भी सूत्र को जान लेते हैं। तो वृद्धि संधि का सूत्र जो है हमारा मित्रों वो होता है वृद्धि रेचि, और जो गुण संधि का सूत्र होता है वो हमारा होता है आद गुणः। मित्रों, जो हमने कल संज्ञाएं पढ़ी थी तो उसमें वृद्धि राधज था। आप लोग मिक्स मत कीजिएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा
कि वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो वृद्धि रेचि है और वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो वृद्धि रादैच है। गुण संधि का जो सूत्र है वो आद गुणा है और गुण संज्ञा का जो सूत्र है वो अदेंग गुणा है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल हम साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप सभी के साथ समक्ष आएंगे और आप अपने सभी मित्रों से बोलिए कि अधिक से अधिक वीडियो देखें, जिससे कि आपके प्रश्न परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आप सभी जान सकें। धन्यवाद मित्रों।